हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 25 के बारे में, जो कि 31 अगस्त के लिए जारी की गई है। यह साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, क्लास 10th के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम वर्कशीट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये वर्कशीट जो है हमारे NCERT की बुक के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस से ली गई है, और इससे पहले की वर्कशीट जो थी 23 और 24 वो इसके पार्ट्स थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या देख रहा है, बता रहा है ये। तो जब हम देखेंगे तो हमारा जो एक्टिविटी थी या लाइफ प्रोसेस था, उसका सेकंड पार्ट जो कि कहलाता है रेस्पिरेशन। डाइजेशन के बाद हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। पिछली वाली एक्टिविटी में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कैसा होता है, दो तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो क्या कह रहा है इसके बारे में आज ही देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। एरोबिक organisms needs to ensure that there is sufficient intake of oxygen. All green plants breathe through the process of cellular respiration. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ये ध्यान देना होगा कि ऑक्सीजन मैक्सिमम होगी और एरोबिक ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि O2 ज़रूरी है। हमने 3 तरह के रेस्पिरेशन देखे थे वहाँ पे। एक था एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक में क्या था, ये ऑक्सीजन फुल उसमें थी कैपेसिटी में, दूसरी में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, और तीसरे में ऑक्सीजन लेक थी या कमी में थी। तो हम बात कर रहे हैं एरोबिक की। तो एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन फुल क्वांटिटी में चाहिए। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये कि ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपकी रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या कहता है कि डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। हमें पता है सबको कि ह्यूमन्स जो है O2 लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं। और इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो है वो कैसे करते हैं, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इस गैसियस एक्सचेंज को करते हैं वो। तो इसे करने के लिए कौन हेल्प करता है, इसको हेल्प करता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, ओपन और क्लोज होता है। जब ये ओपन और क्लोज होता है तो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस होता है। और ये डायरेक्ट करता है सेल्स को कि वह क्या करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करें। तो आगे क्या करें, स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिकल्स इज हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये एक्ट करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट रेस्पायर बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट इज लीफ। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीफ थ्रू स्टोमेटा। लीफ में अगर ध्यान दिया आपने, ये जो छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा, और इनके थ्रू ये स्टोमेटा होते हैं और इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब आगे क्या कह रहा है ये, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, हाउएवर फोटोसिंथेसिस इज द मोर विग्रस ऑफ टू प्रोसेस। ठीक है, मेनली फोटोसिंथेसिस कब होगा, डे टाइम में, क्योंकि सनलाइट ज़रूरी होती है उसके लिए। आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज टेकन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द स्टोमेटा। यानी CO2 ले लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब आगे क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा इनटू द लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई, कब कब डिफ्यूज़ नहीं होगी, ये नाइट में डिफ्यूज़ नहीं होगी, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता चल जाएगा वो। तो ये दिखा रखा क्या
कि ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होकर के काम करता है। आइए एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, कुछ दिया है कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया है कि सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और फिर आगे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ा सा पहले। आगे लिखा है दे कैन गो इनटू सेल्स, और नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमने भी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। तो अब आगे क्या बात कर रहा है इसे ज़रा देख लेते हैं। आगे कराइए, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड द फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो हमें पता है कि प्लांट्स में क्या होता है, CO2 इनटेक होता है और O2 रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ O2 इनटेक होता है, CO2 रिलीज होता है। तो क्या कह रहा है ये कि ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए एनिमल्स में अलग अलग डिफरेंट पार्ट इवॉल्व होते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो क्या करें, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जो वाटर बॉर्न एनिमल्स हैं यानी फिश हैं जैसे, वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व फॉर्म में लेती है वाटर से। चलिए तो आगे देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic animal is much faster than that is seen in the terrestrial animal. Fish take water through the mouths and force it through the gills, where the dissolved oxygen taken by the blood. तो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो वाटर में काफ़ी कम होती है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है एक्वेटिक एनिमल में, और फिशेस जो है मुंह से पानी के साथ ऑक्सीजन लेती हैं और गिल्स के थ्रू से बाहर कर देती हैं। आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। आगे ये बता रहा है टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में। टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में क्या कह रहा है ये, टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में कह रहा है ये कि टेरेस्ट्रियल एनिमल यूजेस द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑल द ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज़ कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो क्या हो रहा है, एक तरह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हो गए जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सके। सिंस द exchange of oxygen carbon dioxide takes place across this surface, the surface is very fine delicate. In order to protect this surface it is usually placed within the body, so there have no to be passage that will take air to this area. In addition there is mechanism for air in and out. तो ये क्या हो गया, एक प्रोटेक्टिव सरफेस होगा और दूसरा यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ताकि ये आराम से काम कर सके। अब जरा आपकी शीट में देख लेते क्या कह रहा है वो, तो और देख लेते हैं वर्कशीट में क्या कह रहा है। ये वर्कशीट में कह रहा है ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेयरएज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेकर के जो है ऑक्सीजन लेंगे, और एक्वाटिक यानी पानी में डिजॉल्व वाली को। ऑक्सीजन लेवल जो होगा एटमॉस्फेयर में हाई होगा और वाटर में कम होगा। और तीसरा है कि जो वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो इस वजह से एक्वेटिक एनिमल को फास्टर ब्रीथ करना पड़ेगा, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ये कि रेस्पिरेशन इन फिश। तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन इन फिश क्या है। रेस्पिरेशन फिश है कि माउथ से डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में ऑक्सीजन का इंटेक करना और गिल से एक्सपेल कर देना, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज गिल। द गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है फिश में गिल्स है, और गिल्स किससे जुड़ा हुआ है, ब्लड वेसल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। आगे है दीज गिल्स हेल्प द एक्वाटिक स्पीशीज टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। गिल कंटिन्यूसली कीप ऑन मूविंग एंड टेक्स द वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड फोर्स इट थ्रू द गिल।
तो क्या करें, मुंह से इंटेक कर लेंगे पानी को और गिल्स के थ्रू बाहर कर देंगे। अगला है एज वाटर पासिस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ गिल्स द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन मूव इनटू ब्लड वेसल एंड ट्रेवल टू डिफरेंट सेल। तो ये क्या करेगा कि वाटर पास होगा कैसे, गिल्स के थ्रू जो है मूव करेगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से कहाँ चल जाएगा, अलग अलग बॉडी के पार्ट में। अगला है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाई द ब्लड इनटू द गिल्स बाय एक्सपेलिंग इट इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो जैसे इनटेक होगा उसके बाद फिर जब एक्सचेंज होगा गैसेस का, तो गिल्स से जो पानी निकलेगा उसमें डिसॉल्व होकर के और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सोर्सेस। रेस्पिरेटरी सोर्सेस कैसे होंगे, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जो रेस्पिरेटरी सरफेस का होगा, और सोर्सेस बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी। रेस्पिरेटरी सरफेस एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या करेगा, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होगा ऑक्सीजन के, और स्पेशलाइज्ड होगा और प्रोटेक्टेड होगा। तो यहाँ पे कुछ दे रहा है, इट मस्ट बी थिन और परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस आइदर मोस्ट विद वाटर और म्यूकस, should have large surface area or must be in direct contact with the source of oxygen, air or water। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ आपके। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ए प्लांट एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये है आपका ऊपर वाला, ये है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा करता है इस काम को। तो अगला क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट ब्रीथ बाय द हेल्प ऑफ किसके, स्टोमेटा। और क्या मैकेनिज्म है उसका, अगर वो लिखना हो तो आप ये वाले में से देख करके पढ़ करके ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं अपने आंसर को। चलिए तो अगला है आपका डू प्लांट ब्रीथ एट नाइट। तो यस, प्लांट ब्रीथ एट नाइट। उसका कैसे है, ये वाला पार्ट क्या करते हैं ये, तो डिफ्यूज़न जब नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, वाटर वेपर के साथ करते हैं काम। चलो तो अगला क्वेश्चन है हाउ डज ए फिश ब्रीथ। तो बेसिक वे में फ़िश कैसे ब्रीथ करती है, मुंह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेती है और गैसेस एक्सचेंज होता है बॉडी में गिल्स के पास में, और जब गिल्स से पानी निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। तो ये फिश का ब्रीथिंग मैकेनिज्म है। फिर है व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ये कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेटरी सरफेस के, कोई भी लिख दीजिए आप, 3 कैरेक्टरिस्टिक जो आपको अच्छे लगे। वैसे सबसे मेन है कि, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं आपका। 5th क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस के आपके कैरेक्टरिस्टिक ये है, मेन कैरेक्टरिस्टिक आपका हो गया कि इट शुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ ऑक्सीजन, लार्ज सरफेस एरिया और मॉइस्ट आइदर बाय वाटर और म्यूकस। और एक मेन कह सकते हैं कि इट शुड बी परमिएबल टू गैसेस। ठीक है, तो ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। Thank you.